So today I brought you a case law, a state of Madhya Pradesh versus Dhirendra Kumar. Judgment date was on 5th of November 1996. Bench Justice G.N. Roy and Justice वीएल हंसारिया के नेतृत्व में यह केस सुनी गई थी. दिस केस इज रिलेटेड टू IPC 302, यानी यह केस मर्डर्स केस से संबंधित है. इस केस में मृतक थी मन्नी बाई, एक्यूज्ड धीरेन्द्र कुमार और 4 प्रोसिक्यूशन विटनेस थे. प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर PW1 राधाबाई, जो कि आई विटनेस, साथ ही साथ मृतक की ननद थी. प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 काशाबाई, जो मृतक की सास थी. प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3 अंगद, जो मृतक के ससुर जी थे. प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 7 ऑटोप्सी सर्जन, यानी जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे. इस केस में पूरा का पूरा केस एक मोटिव पर डिपेंड है और मोटिव एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 में दी गई, जो इस प्रकार है. किसी भी क्राइम में मोटिव बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है. ऐसा कहा गया है कि बिना किसी मोटिव का कोई भी क्राइम नहीं कर सकता. ऐसे बहुत सारे जजमेंट में कहा गया है. यदि किसी क्राइम में मोटिव का पता लग जाता है तो प्रोसिक्यूशन को उस केस को सॉल्व करने में आसानी होती है, और यदि किसी केस में मोटिव एब्सेंट रहता है तो उस केस को आगे बढ़ने में प्रोसिक्यूशन को बहुत मुश्किल होती है. तो आइए इस केस में प्रोसिक्यूशन का क्या एलिगेशन हम समझते हैं. इस पूरे केस में एलिगेशन का कहना था कि जो एक्यूज्ड धीरेन्द्र था वो अंगद, यानी मृतक की जो ससुर थे, उसके घर में किराएदार था और मुन्नी बाई पे बुरी नज़र रखता था. 20 मई 1982 को सुबह लगभग 9 बजे धीरेन्द्र मुन्नी बाई को असल्ट कर रहा था. और यह राधा बाई ने उसे देखा और उस पर उसने राधा बाई ने पूछा कि तुम मेरे भाई को असल्ट क्यों कर रहे हो, लड़ाई क्यों कर रहा है. उस पर धीरेन्द्र ने जवाब दिया कि ये तो कुछ नहीं है, मैं पूरी की पूरी फैमिली को मार दूंगा. ऐसा कहने के बाद उसने अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकाली और मुन्नी बाई के छाती पर गोली चला दी. गोली की आवाज़ सुनकर उसकी सास काशाबाई और एक पड़ोसी, साथ ही साथ उसका एक चाचा फद्दीराम घटना पे पहुंचा. घटना पे पहुंचने के बाद एक्यूज्ड धीरेन्द्र कुमार छज्जे से कूदकर भाग गया. घटना से ठीक 15 दिन पहले मुन्नी बाई ने अपने सास काशीबाई को यह बताया कि धीरेन्द्र मुझ पर बुरी नज़र रखता है, और काशीबाई ने अपने पति अंगद से यह बात बताई और उसे किराए का घर खाली करवाने के लिए भी बोला गया था. ऐसा प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था. FIR हुई. FIR होने के बाद ट्रायल कोर्ट के पास एविडेंस की मटेरियल पहुंची और ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को मृत्यु की सज़ा दी. और मृत्यु की सज़ा इस प्रकार थी कि उस पूरे ट्रायल में एविडेंस मोटिव ऑफ क्राइम का आया. पहले तो मोटिव ऑफ क्राइम आया, फिर डाइंग डिक्लेरेशन आया, रिकवरी ऑफ रिवॉल्वर फ्रॉम द एक्यूज्ड, यानी एक्यूज्ड से उस पिस्टल को भी बरामद की गई. ऑटोप्सी रिपोर्ट वाज कोरोबोरेटेड विद द स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस, मतलब जो भी आई विटनेस ने बताई और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उससे कोराबोरेट कर रहे थे, यानी उससे मिल रही थी. तो इन सारे बातों को लेकर ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस दे दिया. अब मामला पहुंचे हाई कोर्ट ने. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और उसने अपने बात में यह कहा कि यदि जिस समय गोली चलाई गई उस समय गोली की आवाज़ सुनकर मृतक की सास यानी काशाबाई, एक पड़ोसी और उसका चाचा फद्दीराम पहुँचे तो एक्यूज्ड को पकड़ा क्यों नहीं. हाई कोर्ट ने अपने ट्रायल कोर्ट के जवाब में ये अपनी तरफ से अपनी राय रखी और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पलटा और आई विटनेस जो कि राधा बाई थे इसकी स्टेटमेंट को नेगलेक्ट कर दिया.
साथ ही साथ दूसरा हाई कोर्ट ने अपनी दूसरी बात रखी डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर। जब गोली चली गई तो उस समय मृतक इस अवस्था में नहीं हो सकती कि वो कोई अपनी डिक्लेरेशन दे सके, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। तो एक पूरी की पूरी जितनी भी ट्रायल कोर्ट जिस आधार पर अपने जजमेंट दिए थे, हाई कोर्ट ने उसे अस्वीकार किया और एक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया, छोड़ दिया, बेल दे दी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अपने हाई कोर्ट को जो भी अपने बयान दिया था, हाई कोर्ट ने जो भी अपनी स्टेटमेंट दी थी, उस बात को खारिज करते हुए कहा, चूँकि जब गोली चलाई गई थी उस समय एक्यूज्ड के पास रिवॉल्वर थी और उसने जान से मार देने की धमकी दे रखी थी। इसलिए जो मौका घटना के समय जो भी लोग मौजूद थे, उसके सास, उसका एक पड़ोसी और आई विटनेस अलॉन्ग विथ उसका चाचा फद्दीराम, उस एक्यूज्ड को पकड़ नहीं सके क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर थी और उसने जान से मार देने की धमकी दी थी। तो हाई कोर्ट की इस बात को तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही हाई कोर्ट की, चूँकि जो डाइंग डिक्लेरेशन थी वो एफआईआर में मेंशन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर डज नॉट हैव एविडेंसरी वैल्यू, एफआईआर के पास अपनी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती है। तो इस बात से यह खारिज करना कि डाइंग डिक्लेरेशन उस एफआईआर में मेंशन नहीं थी, इस बात से ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात कही, चूँकि ऑटोप्सी रिपोर्ट ये कहता है कि जब गोली चलाई गई उसके 10 या 15 मिनट तक मृतक जीवित था और हाई कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को अस्वीकार किया क्योंकि उसका ऐसा कहना था हाई कोर्ट का, जब गोली चली तो मृतक इस अवस्था में नहीं थी कि उसने कोई डाइंग डिक्लेरेशन कह सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार गोली चलने के 15 मिनट तक मृतक जीवित थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी मृतक ने डिक्लेयर किया वो एक्सेप्टेबल है। सो इन पूरे बातों को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को पलटा और ये भी कहा, चूँकि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसलिए इसकी सज़ा मृत्यु की नहीं होगी और ट्रायल कोर्ट की सज़ा को कम करते हुए उसने उम्र कैद की सज़ा सुनाई इस केस में। सो धीरेंद्र कुमार को उम्र कैद की सज़ा मिली। साथ ही साथ वो जो भी बेल द्वारा एक्यूज्ड की हाई कोर्ट के द्वारा जो भी बेल दी गई थी उसे सस्पेंड किया गया और साथ ही साथ तुरंत आदेश दिया गया कि उसे कस्टडी में ली जाए। तो पूरा का पूरा केस जो था मोटिव पर डिपेंड था। इस केस में मोटिव बहुत पहले पता चल गया था। मोटिव इस केस में यह था कि जो धीरेंद्र था वो मुन्नी बाई पे बुरी नज़र रखता था, साथ ही साथ उसे घर खाली करने के लिए कहा गया था। दूसरा मोटिव ये था वो पूरे के घर को कब्जा कर रखा था, एक पोर्शन को पूरा कब्जा कर रखा था। सो पूरा का पूरा को इस मोटिव एंड ट्रायल कोर्ट के पास बहुत सारे एविडेंस वैल्यू थे जो कि यह इसे केस को समझने में आसान कर दिया था, जैसे कि मोटिव, डाइंग डिक्लेरेशन, रिकवरी ऑफ पिस्टल, रिवॉल्वर, ऑटोप्सी रिपोर्ट, ये सारे के सारे केस प्रोसिक्यूशन की तरफ ले जा रही थी और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्यूज्ड की सज़ा कम करते हुए उम्र कैद में बदला। थैंक यू।